कूदते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं सकता। अरे जनाब डॉक्टर नासिर हुसैन साहब आपको मुताबिक कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया, मन्नान साहब, रहीम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज बीदर में इतना बड़ा एक जलसा ऑर्गेनाइज करके जो इज्जत अफजाई में लिखी है, इसका बहुत बहुत तमाम लोगों को शुक्रिया, और खासकर रहीम भाई और मन्नान भाई जो पहल किए हैं इसमें, और उनको जो ईश्वर खंडे साहब, राजशेखर पाटिल साहब, अशोक केरी साहब जो, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बसवराज जागचर्जी साहब जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो मदद की है, जो ताकत दी है, उन तमाम लोगों का शुक्रिया था। आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब रहीम खान साहब, हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और बीदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर जनाब ईश्वर खंडे साहब, राजशेखर पाटिल साहब, अजय सिंह साहब, अब्दुल जब्बार साहब, अहमद डिसोजा साहब, अरविंद कुमार अली साहब, चंद्रशेखर सिंह पाटिल साहब, भीमराव पाटिल साहब, मोहम्मद गौर साहब, अशोक केरी साहब, विजय सिंह साहब, भीम सिंह शिंदे साहब, बसवराज जवाब शेट्टी साहब, अमृतराव सिंगोर साहब, मोहम्मद रसूल साहब, नासिर खान साहब, अब्दुल मन्नान साहब और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बी नारायण, हमारे पुराने दोस्त मिसेस बी नारायण राव साहब वहाँ पे बैठे हैं, डेविड सिमियन साहब रहते हैं, अयाज खान साहब हैं, निजाम फौजदार खान साहब हैं, लाल सेठ साहब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके नाम नहीं लूँगा, बुजुर्गों और दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपके सामने 3:20 पे खड़ा हुआ हूँ। मुझे भी भूख लग रही है, आप तमाम लोगों को भी भूख लग रही है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। खासकर ईश्वर खंडे साहब अपनी बात रखने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचता है हम लोगों को बात करने के लिए। कंप्यूटर में जितना भी भरा रहता है उसको पूरी तरह से झाड़ू से साफ कर देते हैं। मेरे दिमाग में जितने साथ वो लॉकआउट हो गया, अब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ समझ नहीं आ रहा। अगली बार जहाँ पे भी जाऊँगा मैं बोलूँगा पहले मैं बात करूँगा, ईश्वर खंडे साहब को बाद में बात करने। तो बीदर से लेके स्टेट की पॉलिटिक्स की लेके, नेशनल पॉलिटिक्स की लेके, आजादी के आंदोलन की लेके 2023 के इलेक्शन तक सारी बात ईश्वर खंडे साहब ने रख दी है। तो मैं इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप तमाम लोग सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत पेशेंटली आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको और ज्यादा देर में बैठाना नहीं चाहता। मैं इतना ही यहाँ पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जितनी भी तारीफ अभी कर रहे थे, जितनी भी बात अभी कर रहे थे, CWC की मेंबरशिप की जो बात कर रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें कम उम्र में मुझे लगता है कि 2-3 लोग हम लोग कम उम्र के हैं। मैं हूँ, सचिन पायलट हैं, गौरव गोगोई हैं, हम 2-3 लोग सबसे कम उम्र के हैं। तो हम जैसे नौजवान लोगों को जो CWC में मौका मिला है बड़े देश के बड़े से बड़े लीडरों के साथ बैठने का, सोनिया गांधी जी साहिबा के साथ बैठने का, मनमोहन सिंह साहब के साथ बैठने का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ बैठने का, राहुल गांधी जी के साथ साहब के साथ बैठने का, बहुत अलग अलग स्टेट के हमारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ, PCC प्रेसिडेंटों के साथ, फॉर्मर यूनियन प्रेसिडेंट के साथ जो बैठने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, सारे माइनॉरिटीज की तरफ से मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ में राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी साहिबा, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, KC वेणुगोपाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बल्लारी जैसे एक छोटे शहर से, एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा जो सियासी सफर रहा,
मैं जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कांग्रेस पार्टी के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी का कभी मैं सदर रहूंगा, कभी मैं मेंबर रहूंगा और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के देश के लिए और पार्टी के लिए जो बड़े बड़े डिसीजन होंगे उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, उसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, उसमें मैं हिस्सा लूंगा करके मैं कभी सोचा नहीं था। आज ये मौका अगर मुझे मिला है, खासकर एक मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को या नौजवान एमपी को अगर मौका मिला तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर मौका कोई पार्टी दे सके तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सके और किसी पार्टी में ऐसे मौके नहीं मिलते। और किसी पार्टी में हाईएस्ट लेवल पे आपको बैठ के आने वाले दिनों की तकलीफ संभालने के लिए, आने वाले दिनों के लिए डिसीजन लेने के लिए, उसमें बैठ के पार्टिसिपेट करने के लिए कोई और पार्टी ऐसा मौका नहीं देती। हिंदुस्तान में कई पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो हम बात कर ही नहीं सकते, जितने बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी है, जनता दल में बताइए किसको मौका मिला है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ पार्टियां हैं, आप बताइए किसको मौका मिला। इस तरीके का मौका अगर किसी को मिलता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को मिलता है। क्यों कांग्रेस पार्टी ये मौका देती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस देश में बराबरी का हक मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस देश में जो भी पैदा होता है, जिस फैमिली में भी पैदा होता है, जो भी मजहब में पैदा होता है, किसी भी जात में पैदा होता है, कोई भी भाषा बोलने वाला रहता है, किसी भी प्रांत में पैदा होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा होता है, तो उसको जो है हिंदुस्तान में बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसीलिए वो मानते हैं कि हमारे देश किसी भी मजहब के बिना नहीं, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोग देश चला रहा है, क्योंकि हमारा संविधान हर किसी को बराबरी का हक देता है। आज नागरिकता की सीएएनआरसी की बात हो रही थी। सीएएनआरसी के टाइम में बहस हमारे देश में छिड़ा था। मैं पहला वो शख्स था जो सीएएनआरसी के खिलाफ में पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाया था और सवाल किया था। उसके बाद इस देश भर में आंदोलन शुरू हुआ था। उस टाइम में हमने बोला था इस देश में संविधान सबको बराबरी का हक देता है। अगर बराबरी का हक देता है तो सीएएनआरसी एनपीआर जैसे आप जो है पॉलिसीज कैसे लेके आ सकते हैं, कैसा आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, कैसा आप एक मजहब के या एक समुदाय के लोगों को आप दूसरे नागरिक का हक कैसे आप दे सकते हैं, उनको कैसे उनको सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने की आप बात कर सकते हैं। तो आज संविधान कांग्रेस पार्टी दी है। कांग्रेस पार्टी पिछले 75 साल में अगर किसी रूल के तहत अगर वो इस देश को चलाइए या अलग अलग स्टेट को चलाइए तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाइए। आज हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ईश्वर खंडे साहब ने, राजशेखर पाटिल साहब ने बहुत सारी बात उसमें रखी। मैं हिजाब के, हलाल के, अजान के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। मैं हमारे 5 गारंटीज के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। मैं सच्चे कम्युनिटी के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सारी बात हो चुकी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारे पास हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि हमारे 50 पहले आजादी के बाद हमारे 50-60 साल में हमारे को कोई चैलेंज नहीं था। आज हमारे खिलाफ यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और इस देश के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज हमारे पास है। एक सोच का चैलेंज है। एक ऐसी ताकत उभर के आई है जो ताकत इस देश को बांटना चाहती है। इस देश का जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहती है। इस देश में हम लोग और वो लोग करके वो करना चाहती है। इस देश में अमीर लोग और गरीब लोग में बांटना चाहती है। इस देश को जात-जात में बांटना चाहती है। इस देश को भाषा के बिना पे बांटना चाहती है। तो उस ताकत के खिलाफ हमारे को अगर खड़े होना चाहिए तो हम लोग को एकजुट होना चाहिए। वो लोग एकजुट होना चाहिए। हम इस देश के हर वो नागरिक जो हमारे संविधान में यकीन रखता है, इस देश की एकता और अखंडता में यकीन रखता है, इस देश में बराबरी से सबको बराबरी का हक दिलाने में यकीन रखता है, वो हर एक क्षेत्र को हम लोग को खड़े होना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे खड़े होंगे? खासकर वो लोग जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिशियरीज हैं, हमारे स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं, हमारे प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज हैं, जो पिछले वर्ग हैं, जो अपनी है, अलग अलग माइनॉरिटीज है, पिछले वर्ग है, दलित है, एसटी है, जो ये सारे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिशियरीज है, इनको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम लोग इस संविधान को नहीं बचाएं, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर हम नहीं बचाएं तो ये देश बचेगा नहीं। तो इसके लिए हम एकता का मुजाहरा करना पड़ेगा। पिछले 2023 के इलेक्शन में कर्नाटक की तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, हर वो
कहता है, जो अपने आप को सेकुलर कहता है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, जो अपने आप को तरक्की पसंद कहता है, ये सारे का सारे लोग कर्नाटक की तरफ देखते थे। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तान के बाहर जाके कनाडा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में जो बनते हैं, वहां से भी लोग फोन करते थे, ये कहते थे कर्नाटका क्या होगा, कर्नाटका देश को दिशा दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, कर्नाटका के लोग वापस कांग्रेस को वो विनिंग स्ट्रीक पे डालेंगे या नहीं डालेंगे, कर्नाटका के लोग भारत के जनता पार्टी को शिफ्ट देंगे या नहीं देंगे, जो उनका एक ट्रेन चल चुका है उस पटरी पे रोकेंगे नहीं ट्रेन को कर्नाटका में, ये बार बार सवाल करते थे। आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने खड़े रहे, डटे रहे, एकजुट रहे, बगल से हैदराबाद से कुछ लोग आके आपको उकसाने की कोशिश किए, बांटने की कोशिश किए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भला बुरा कहने की कोशिश किए, मुसलमानों को बदलने की कोशिश किए, जात से जात के बारे में बात करने की कोशिश किए, लेकिन आप लोग सब एक रहे, आप लोग सब डटे रहे, आप लोग सब खड़े रहे। आप लोगों ने कांग्रेस को जहाँ पे टेलीविजन चैनल 110, 105, 115 दिखा रहे थे, आप लोगों ने 136 सीट दिखा के बोला कि ये पूरी तरह से हम बहुमत देंगे ताकि ऑपरेशन कमला अगले 5 साल कर्नाटक के धरती में ना हो। लेकिन आज पूरा देश भर में ये लहर बंद चल चुकी है। अब तेलंगाना का चुनाव हो रहा है, तेलंगाना का चुनाव हो रहा है, अचानक कांग्रेस पार्टी में थर्ड पोजीशन पे थी, वहां बीआरएस चंद्रशेखर राव की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की भी टक्कर था। जैसा ही कर्नाटक के लोग देश को रास्ता दिखाई इलेक्शन दिए, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उनके खड़े होगी। आज चुनाव जो होने जा रहा है, मैं इसी के साथ कह सकता हूँ, हमारे बगल का स्टेट है जो 20 किलोमीटर पे स्टार्ट होता है, वो स्टेट में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वहां से बहुमत में होकर जीत जाएगा, कांग्रेस का मुकदमे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे 5 स्टेट में जिस तरह के हमें रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के वहाँ पे ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जिस तरह के सर्वे हमारे इन हाउस सर्वे हो या टेलीविजन चैनल के सर्वे हो, उसके हिसाब से 5 स्टेट में कांग्रेस पार्टी बराबर में टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दूसरे पार्टी को दे रही है। और 5 स्टेट में मुझे लगता है और इंशाल्लाह ये होगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सदारत में 5 स्टेट में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग एकजुट रहे। मैं मानता हूँ आप लोग बगल वाले शहर से हैदराबाद से आगे जो गलाते हैं, बात करें पूछते हैं, कांग्रेस ने अकलियतों को क्या दिया, कांग्रेस सॉफ्ट दुआ करती है, कांग्रेस मुसलमानों को क्या दिया, क्या क्या दिया, जो है ईश्वर खंडर साहब लंबी लिस्ट बनाए। अगर ये देश में 6 स्टेट में अगर मुसलमान चीफ मिनिस्टर्स हुए, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ हुए। बिहार में गफूर साहब, राजस्थान में बखरुद्दोल्ला खान साहब, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अब्दुल्ले साहब, पांडिचेरी में फारूक साहब, असम में अनुरा तैमूर साहबा, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, केरला में कोयला साहब कांग्रेस की मदद से ये चीफ मिनिस्टर। आप बताइए कोई और पार्टी किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर, इतने यूनियन मिनिस्टर, इतने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इतने एमएलए, इतने राज्यसभा मेंबर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जाकिर हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यूपीएससी के मेंबर, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। अब बताइए और क्या चाहिए? जो लोग कहते हैं कि मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया, उनसे सवाल पूछिए, भैया आप जहां से आके यहाँ पे डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बीच पर के पूरे देश भर में घूम के आप जो है डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछिए आप हैदराबाद में 7 सीट के अलावा दूसरे जगह आप क्यों जो है अपने कैंडिडेट नहीं डालते? आप बताइए, पिछली बार जो है चुनाव में जितने आपने वायदे किए थे माइनॉरिटीज को लेके, कितने वायदे आप फुलफिल किए? आज ईश्वर खंडे साहब कह रहे थे सिर्फ मुसलमानों की बात छोड़िए, पूरे कर्नाटका में पिछली सरकार ने 165 प्रॉमिसेस हमको दिए थे, पूरे 165 फुलफिल किए। अभी जितने गारंटी करने प्रॉमिस किए, वायदे किए, वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। हम लोगों ने बोला था जैसा ही हम लोग सरकार में आएंगे हम 1000 का वापस लेंगे, हम ये 2B का जो रिजर्वेशन है उसको हम लोग वापस से बहाल करेंगे, हम ये
ये जो कौशला करके लेके पहले की जो बिल थी उसके बाद वापस लेके जाएंगे। हम जो है कम्युनल राइट्स वाले जो मामले थे उसमें हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे आप देखिए हिजाब वाला सर्कुलर वापस आ गया, 2B का रिजर्वेशन 4% का रुका है, ऐसा ही चल रहा है, कोर्ट में मामला है, हमारी सरकार फाइट कर रही है, वो वापस आएगा। और CWC की मीटिंग में राहुल गांधी जी कह रहे थे नहीं उसको वापस करने का, उसको वापस लाना पड़ेगा करके। हर जो इशू का भारतीय जनता पार्टी के डर पे वो तमाम इशू को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इशूज है क्या आखिर में? हमारे इशूज है सिक्योरिटी, हमारा इशू है हमारा डेवलपमेंट, हमारा सबसे बड़ा इशू है जो भारतीय जनता पार्टी जो थ्रेटन हमें कर रही है वो हमारी शनाख्त है, हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, उसको अटैक करने की कोशिश कर रही है। किसी भी देश में माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए लड़ती है? अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ती है, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए लड़ती है, अपनी तहजीब बरकरार रहने के लिए लड़ती है, अपने कल्चर की हिफाजत करने के लिए लड़ती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उसको अटैक करने की कोशिश कर रही है। टेलीविजन चैनल पे 50 तरीके का डिबेट चलाती है, 50 तरीके एलिगेशन करवाती है, ट्रिपल तलाक जैसे इशूज जो नॉन एग्जिस्टिंग है उसको बिना किसी आधार पर लेकर विरोध करने की कोशिश करती है। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जैसे ऑर्गेनाइजेशन अक़लियतों के खिलाफ उनकी शनाख्त को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं, बहस करते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। अगर कोई पार्टियां देश में चाहे अगर कोई अक़लियतों के पक्ष में अगर कोई बात रखता है, कोई भारतीय जनता पार्टी को और RSS को डायरेक्टली हर दिन आज हमारे संविधान को बचाना है, हमारी जमहूरियत को बचाना है, हमारी जो डाइवर्स आइडेंटिटी है हमारे देश की उसको बचाना है। कल प्रियंका गांधी जी का, KC वेणुगोपाल का, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के लगातार ट्वीट आ रहे थे गाजा के बारे में, जब पैलेस्टाइन और इजराइल के बारे में। हिंदुस्तान का हमेशा एक स्टेटस स्टैंड है कि जो पैलेस्टाइनियंस को उनकी अपनी जमीन होना चाहिए, और इजराइल जो उसके लगातार अटैक करते जा रही है वो हमास के रूप में। हम लोग हमास के साथ कभी खड़े नहीं हुए थे, हम पैलेस्टाइन के लोगों के साथ खड़े हुए थे। ये देश को वर्गलाने का, कंफ्यूज करने का काम नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं। कल जब UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जब उसमें यह बोला गया कि इमीडिएट सीज फायर के लिए हम लोग एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं। सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों तरफ से लड़ाई बंद होना चाहिए, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो रही है या पैलेस्टाइन की तरफ से हो रही है या किसी भी तरफ से जो लड़ाई जो हो रही है, उस लड़ाई को बंद करने का रेजोल्यूशन आया है। लेकिन हिंदुस्तान आजादी के बाद पहली बार ऐसा शर्मनाक काम हमारी गवर्नमेंट ने की है कि सीज फायर का रेजोल्यूशन जब आता है तो वो एक्सटेंड कर जाती है, वोटिंग नहीं करती है, बाहर रह जाती है। ऐसा शर्मनाक काम कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। कहीं पे भी वॉर हो, कहीं पे भी लड़ाई हो, कहीं पे भी दंगे हो, सीज फायर के पक्ष में हमेशा उसे रेजोल्यूशन के पक्ष में हम लोग खड़े हुए थे, उसके साथ में हम लोग खड़े हुए थे। हम लोग क्योंकि हम लोग नॉन वायलेंस के पक्ष में, वायलेंस के पक्ष में कभी रहे नहीं। हम लोग अगर नॉन वायलेंस हमें कांग्रेस पार्टी ने और महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का परचम हमेशा लहराया, हमेशा उन्होंने कहा कि हम लोग नॉन वायलेंट कंट्री हैं। उस तरीके के जो भी यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन आते हैं उसके लिए हम लोग खड़े रहते हैं। आज सरकार हर एक इशू को अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, हर एक इशू को इस देश में बंटवारा करने की कोशिश कर रही है। वो चाहे चाइना का मामला हो, चाहे फलस्तीन का मामला हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, कोई भी मामले होते हैं वो कोशिश करती है कि उसमें देश में बंटवारा हो ताकि जो उनको एक बड़ा हिस्से का वोट उनको मिले और सत्ता में लगातार रखते हैं। लेकिन हम बार बार यही कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कांग्रेस का विप होने के नाते मैं ही कोऑर्डिनेट करता हूं अपोजिशन पार्टीज को, अपोजिशन पार्टी लीडर्स को, खड़गे साहब के लीडरशिप में मैं कोऑर्डिनेट करने का काम करते रहता हूं। हम लोग हमेशा ये भड़काऊ जो मुद्दे हैं, जो डिविजन मुद्दे हैं, उससे हटके हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हम लोग गरीबी की बात करते हैं, हम लोग भुखमरी की बात करते हैं, हम लोग हमारा जो रुपया का स्तर गिरते जा रहा उसकी बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे एमएसएमई सेक्टर में छोटे मोटे दुकानदार हैं उनकी हम बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम जो है लेबर की, मजदूर की बात करते हैं। लेकिन हम लोग जो है डिविजिव एजेंडा पे हम लोग यकीन भी करते हैं, उसमें हम लोग उनके ट्रैक में भी हम लोग नहीं आते। लेकिन उन मुद्दे जब हम रेस करते हैं तो हम लोग को सस्पेंड करने का काम करते हैं।
पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं देते। मेंबर्स ऑफ एमपी जो राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर्स है उनको टारगेट किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। 75 साल की हमारी डेमोक्रेसी है। इंदिरा गांधी जी, नेहरू और जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जब अपोजिशन के मेंबर्स खुले आम अटैक करते थे इनको, तो वहां पे बैठ के सुनते थे, उनकी बोलती नहीं बंद करते थे, उनके माइक्स नहीं बंद करते थे। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी मेजोरिटी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ब्रूट मेजोरिटी। ब्रूट मेजोरिटी उनके पास है। वो मेजोरिटी होने के नाते आज जो वो बोलने तक नहीं दे रहे, ना पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते, ना पार्लियामेंट के बाहर बोल सकते। तो ऐसी एक व्यवस्था जो बनी है, उस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग को खड़े होना है। और हमारी जो प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था है, हमारी जो जमहूरियत जो है, उसको वापस हम लोग को बहाल करना है, उसको वापस जो है उस जमहूरियत को वापस धरती पे लाना है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जो है वो कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और वो कांग्रेस पार्टी पहल करी है, इंडिया अलायंस बनाई है। 2024 में चुनाव होगा, पूरे देश भर में यही कह रहे हैं कि कर्नाटक का रास्ता दिखाइए असेंबली इलेक्शन में। आने वाले 2024 के इलेक्शन में कर्नाटका से मैक्सिमम यानी कि 28 में जो है 26, 24 पता नहीं कितने सीट ऐसी जीत के आएगी कांग्रेस पार्टी, फिर से एक बार देश को रास्ता दिखाएगी करके उम्मीद करते हुए बैठे हुए। मैं फिर से वापस जो बात ईश्वर खंडे साहब ने कहा और जो बात राष्ट्रीय पाटिल साहब ने कही और जो बात जपाल भाई ने कही, मैं उसको रिइटरेट करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं कि चुनाव 2023 के असेंबली चुनाव में आप लोगों ने रास्ता दिखाया है। हमारे मसाइल बहुत हैं, मसाइल को बाद में हम लोग एड्रेस करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी, कम्युनल राइट्स ना हो, सबको बराबरी का हक मिले, एक पीसफुल वातावरण क्रिएट हो, इसके लिए आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। वो हम लोग एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोकसभा इलेक्शन में ये होके आगे बढ़ के कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट बने उसको यहाँ भी जिताना और पूरे इलाके में भी जिताना। और उसके साथ साथ में आज ही कांग्रेस पार्टी जो है अलग अलग एमएलसी के कैंडिडेट अनाउंस की है, उसमें हमारे चंदू पाटिल को दोबारा टर्म कैंडिडेट बना के उतारी है। इनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस में एनरोलमेंट करके उनको जिताने का काम करना पड़ेगा। और आप तमाम लोग 3:30 बजे 3:45 बजे तक बिना खाए यहाँ में बैठे हुए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी इधर में आना होगा तो आपके साथ और ज्यादा टाइम बनाएंगे। एक चीज फिर मैं अपनी बात खत्म करने के लिए बताऊंगा, मैं छुट्टी रहा स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जेएनयू का अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस रहा, छुट्टी रहा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि मैं एमपी बना तो मुझे माइनॉरिटी कोटे में एमपी बनाया गया, अगर सीडब्ल्यूसी बनाया गया तो माइनॉरिटी कोटे में बनाया गया। इसीलिए आप लोगों का हक मेरे ऊपर है। और जब भी आप याद करेंगे, मेरे बल्लारी का घर हो, मेरे बेंगलुरु का घर हो, मेरे दिल्ली का घर हो, आपके लिए 24 घंटे खुला रहेगा। ये बात करके बात करना